हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम की। टॉपिक कवर कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हमने काफ़ी सारे इसमें मेन थियरी थी वो सारी कवर कर ली है। बीच में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए एक्ट्स हैं वो भी आप देख चुके होंगे। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की। प्रोवाइडेड अब हम लोग एक्ट्स को नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्कीम्स की। स्कीम्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है। जिनके आगे महात्मा गांधी, नेशनल या इंदिरा गांधी ऐसी स्कीम्स जो होती हैं ये बेसिकली बनाई गई हैं स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं उनको, ताकि अच्छे से सिक्योर किया जा सके, उनको अच्छे से कवर किया जा सके। स्टार्टिंग में मैंने जब हम थियोरी पार्ट कर रहे थे मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दिखाई थी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स हैं। देखो वो बहुत ज़्यादा लगती हैं, अराउंड आई थिंक 20 के राउंड तो होंगी ही स्कीम्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो इससे भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स जो हैं सरकार ने लागू कर रखी हैं। लेकिन अगेन हम लोग वही कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। अपने जब भी उनकी लॉन्च की डेट्स थी तब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, या फिर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगेन हम लोग अराउंड 20 के अराउंड स्कीम्स कवर कर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। 3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे ताकि सारा कुछ आपको समझ में आ सके। बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी स्कीम से रिलेटेड, चाहे वो उसका इम्प्लीमेंटेशन डेट हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, पर्पस क्या था उसका, एंड अगर कोई भी रेट रखा है उन्होंने रिवाइज्ड अगर कुछ है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखो, सबसे पहले उसने क्या बताया है आपको, उसने दिया है आपको अनऑर्गेनाइज्ड, पेन चेंज कर लेती हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ इस एक्ट की, नाम से आपको काफी हद तक आइडिया लग जाता है। पूरा उसने बताया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, उनकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इस एक्ट को बनाया गया है 2008 में, ठीक है। एक नाम जो होता है, जो टाइटल होता है, इटसेल्फ आपको उसके पूरी अंदर की एक डिटेल जो है उसकी बेसिक आपको बता देती है। जैसे इसने आपको बता दिया है, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इनैक्टेड टू प्रोवाइड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, विच मीन्स, अब यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से क्या या वर्कर से क्या मतलब है, वो लोग या जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं। इसमें इनको बेसिकली इस एक्ट में इन लोगों को ही यहाँ पे इन्होंने कवर किया था ताकि क्या कर सके, इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके, इनके लिए वेलफेयर का काम जो, इनके लिए कल्याण का काम जो है कर सके। दिस एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली इसको स्वीकृति प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति, उसकी कब मिली थी, 30 दिसंबर 2008 को जो है इसको बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन अब अगर मैं इस करंट सिचुएशन की बात करूं या इसकी करंट एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। देखो, हमने लेबर लॉ में भी बहुत सारे एक्ट्स किए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वही सेम आपने एक्ट्स देखे हैं। अगर मैं एक्ट्स की बात करूं उसमें से अगर 95% कह लो, 96% एक्ट्स ऐसे हैं जो अब एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल हैं लेकिन अब उनको कोड्स में कन्वर्ट कर दिया है, उनको कोड्स में क्लासीफाई कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट की भी अगर मैं बात करूं, इस एक्ट में जो भी वो बातें कहते हैं वही सेम बातें जो हैं अब उन्होंने कोड्स के थ्रू जो है इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। रीजन बहुत ही सिंपल था इन कोड्स को बनाने का कि देखो हम इतने 150 साल से हम लोग एक पर्टिकुलर एक्ट को चलाते आ रहे हैं। टाइम टू टाइम उसमें इम्प्लीमेंटेशन या कुछ ना कुछ नया अमेंडमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका बेस तो पुराना ही है। तो इसलिए जो है वो इतने पूरा जो उन्होंने पाइल्ड अप किया उन सबको हटा के इन्होंने क्या किया है, कोड्स में से क्लासीफाई कर दिया है। सेम वही चीज इन्होंने इस एक्ट के साथ भी की है। आगे देखो, इस एक्ट को कंटिन्यू करते उसने बोला है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। अब देखो सिंपल चीज है, हमने इतने सारे एक्ट्स किए हैं, हर एक्ट में वो एक नेशनल सेंट्रल लेवल पे बोर्ड, एक स्टेट लेवल पे बोर्ड जरूर क्रिएट करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हम जो एक्ट बना रहे हैं, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं यूनियन की या सेंटर की बात करूं तो वो एक एक एक्ट को बनाने के बाद उसको बिल्कुल क्लोजली नहीं देख सकते हैं, उसकी क्लोज इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ढंग से हो रही है कि नहीं, वो उसका प्रॉपर काम जो है वो चल रहा है कि नहीं। इसके लिए हर लेवल पे दे ट्राई कि एक बोर्ड बनाया जाए। तो अगेन इस तरीके से इस एक्ट के लिए जो है इन्होंने एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया है सेंट्रल लेवल पे, विच रिकमेंड फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जो बेसिकली इसमें जो भी स्कीम्स बनेंगी उसकी फॉर्मुलेशन के लिए जो है इसको बनाया गया है, रिकमेंड करेंगे वो ये क्या क्या पॉइंट्स वो कवर करेगा, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड और रिलेटेड अगर कोई भी बेनिफिट है एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ये सारी चीजें जो है वो लोग देखते हैं। तो इस बेसिकली एक्ट के फॉलोअप के लिए जो एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड था बनाया गया था, कब, 18 अगस्त 2009 को। 2008 का ये एक्ट है लेकिन इस बोर्ड को बनाया गया था 2009 में।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइटल कुछ और है, नेक्स्ट टाइटल चेंज हो गया है, दैट इज स्कीम्स फॉर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। टाइम टू टाइम हमने टर्म सबने सुनी होगी, दैट इज सेस, ठीक है। तो सेस क्या है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल अभी हमने लेटेस्ट सुना है कि जैसे पेंडेमिक का सिचुएशन था, बहुत सरकार का खर्चा हुआ है, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी लागू की थी, इनफैक्ट बहुत सारा फंड्स भी इसलिए जो है प्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे क्या है, अब ये फंड्स की भरपाई कैसे होगी, उन्होंने क्या किया है, पेंडेमिक करके एक सेस जो है इसलिए बना दिया है। अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सेस जो है क्रिएट किया जाएगा। उससे क्या हो, कोविड-19 सेस करके इस तरीके से बनाया गया है। रीजन क्या है कि जितना भी खर्चा सरकार ने किया है वो सेस के थ्रू इवेंचुअली हम धीरे धीरे पे आउट करेंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी इन्होंने की है, स्कीम्स फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये जो हम लोग बात करते हैं ना, हमारी बिल्डिंग, हमारा भवन बन रहा है, हमारा घर बन रहा है, तो बेसिकली इससे रिलेटेड जितने भी वर्कर्स होंगे, इस कंस्ट्रक्शन काम से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स होंगे, उनके लिए कुछ स्कीम्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो उन्होंने कवर क्या किया है, 2 लेजिस्लेशन इसके लिए बनाए गए हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। सबसे पहले है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1996, बहुत पुराना है, सिर्फ नाम ध्यान रख लेना, इनफ है इसके लिए। दूसरी चीज, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 ना, इसमें थोड़ा सेस का रेट ध्यान रखना। द एक्ट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबिलिटी हर जगह ही होती है, कहाँ पे, जहाँ पे 10 या ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व हो इन एनी बिल्डिंग या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में। उसके अलावा जो वेलफेयर फंड की हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, इसको फाइनेंस कैसे किया जाता है, बाय कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोग ही इसमें पैसा इन्वॉल्व करें, जो बेनिफिशियरीज होते हैं हम लोग ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेवी होता है सेस ऑन ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क्स एट रेट बिटवीन 1 to 2%। मेनली देखो 1 से 2% ही सेस, कभी भी ज्यादा नहीं होता है, ये चीज हमेशा आपने ध्यान रखनी है। जब इनफैक्ट हमारी कोई भी पेमेंट आप चेक करते हो उसमें देखा करो सेस नीचे जरूर मेंशन होता है, ठीक है। वो कभी भी ज्यादा इसका रेट नहीं होता है, मेनली मैक्सिमम होता है कि 2% होगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होता है। सेम तरीके से यहाँ पे उसने भी बोला है कि 1 से 2% होता है ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दिस सेस एट 1%, तो मैं रिसेंटली अगर बात करूं तो 1% है। The Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996 provides for levy and collection of cess on the cost of construction incurred by the employers with a view to augmenting the resources of building and other constructions worker welfare board। तो अगेन इसकी कंट्रीब्यूशन जो है, बेनिफिशियरीज यहाँ पे कौन है, एम्प्लॉयर्स हैं, एंड यहाँ पे जो है इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि अगेन इसके जो भी रिगार्डिंग जो भी खर्चे होंगे उनके वेलफेयर के लिए, उससे जो है पैसा उनको कंट्रीब्यूट हो सके। क्लियर है, आगे देखो। नेक्स्ट उसने बोला है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो अगेन एक्ट क्यों बनाया गया है, ताकि ये जितने भी वर्कर्स हैं जो बिल्डिंग या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट को, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके। ऑल्सो दे मेक श्योर कि उनकी जितनी भी सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, उनको भी प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं इस एक्ट के थ्रू, एंड उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी कनेक्टेड है या इंसिडेंटल हैं, उन सारी चीजों को भी इसमें कवर किया जाता है। बट दे मेक श्योर कि सबसे पहले उनके एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस जो हैं वो रेगुलेटेड रहे, और दूसरी चीज उनके जितने भी अदर बेनिफिट्स है, लाइक सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वेलफेयर से रिलेटेड हो, ये सारे प्रोविजंस को प्रॉपर मेक श्योर करते हैं, सारे मेजर्स को मेक श्योर कि प्रॉपरली वो रेगुलेटेड रहे, ताकि अगेन सिंपल चीज है यार कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जब तक पीछे बड़े प्रिंसिपल का डंडा ना हो तो हम लोग में से कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर है, लेजिस्लेशन ने बनाया है तो मेक श्योर करते हैं वो कि सारी चीज जो है ढंग से इंप्लीमेंट हो एंड उसको रेगुलेट भी किया जा सके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने बोला है, ये तो थी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स जो है, हमारे इंटरस्टेट या इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके लिए भी इन्होंने अलग से स्कीम्स बनाई हैं। इस पर्पस के लिए एक्ट बनाया गया था, दैट वाज इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1979। इस एक्ट को बनाया था बेसिकली जो हमारे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन होते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था 1979 में। ठीक है, सिंपल चीज है, इसको बनाया क्यों गया था, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। अब रिसेंटली आपको पता है कितने सारे वर्कर्स जो थे, जितने भी लेबर या लो लेवल के थे, जिनकी सबकी नौकरियां तो बंद थी इस टाइम पूरे पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन था,
कितने सारे लोग अपने घरों की तरफ निकल रहे थे। तो वो सारी चीजें क्या है कि अगेन एक्ट्स तो बन जाते हैं, बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन, सरकार ने क्या बोला था कि 1 महीने की जो सैलरी है, जब लॉकडाउन पहला वाला हुआ है उसमें आपको पेमेंट करनी ही है उनकी सैलरी की, लेकिन मोस्ट जो है, मैं अगर बोलूँ 95% ने नहीं ही की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, काफी सारे लोग जो है अपने वर्क स्टेट को छोड़ के अपने होम स्टेट की तरफ बढ़ पड़े थे। It was an act of the Parliament of India enacted to regulate the condition of service of interstate laborers in Indian labor law. सिंपल चीज है। The purpose of the act was, क्या था पर्पस इसका, ताकि वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सके whose services are requestioned outside their native states in India. बेसिकली जिनकी सर्विसेज जो है उनके नेटिव स्टेट से बाहर की तरफ को है, अपनी बेसिकली अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने नेटिव स्टेट, अपने एक्चुअल मूल राज्यों से बाहर आकर जो है काम करते हैं। ठीक है, तो जस्ट उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने का पर्पस जो है इस एक्ट का है। Whenever an employer faces shortage of skills among the locally available workers, the act created the provision to employ better skilled workers available outside the state. सिंपल चीज है कि मेन जो यहाँ पे पॉइंट क्या इन्होंने कवर किया है कि अगर यूजुअली हम क्या बोलते हैं, वर्कर की कमी थी, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जिस स्किल की एक एम्प्लॉयर को जरूरत थी और उसको वो लोकली वो चीज, वो स्किल नहीं मिल रही है उन वहां के वर्कर्स में, तो ये एक्ट जो है प्रोविजन करता है कि आप जो है बाहर के स्टेट से वो अवेलेबल स्किल को जो है आप हायर कर सकते हो। ये एक्ट में ये प्रोविजन मेंशन्ड है। अब अगेन इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। द एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो हमने 4 कोड्स किए थे, सेफ्टी के, सोशल सिक्योरिटी के अलावा एक कोड ये भी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि इसी एक में जो है हम लोग कुछ और कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब इसीलिए मैंने 20 के राउंड स्कीम्स बोला है, क्योंकि देखो हेडिंग चाहे एक ही है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, लेकिन इसके विद इन फर्दर हम लोग 4 और कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वो भी हम लोग कवर करेंगे। The National Social Assistance Program (NSAP) is a centrally sponsored scheme of Government of India that provides financial assistance to elderly, widows and persons with disability, जिसको हम लोग PWD भी बोलते हैं, in the form of social pensions। तो ये क्या करते हैं, जितने भी कोई अगर ज्यादा कोई बुजुर्ग हैं, कोई विधवा औरतें हैं, कोई पर्सन PWD है, बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, तो उनको सोशल पेंशन के तौर पर जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कराते हैं। NSAP जो है 1995 में लॉन्च की गई थी एंड इट इज स्टिल एक्टिव। तो ये मतलब ये रिप्लेस नहीं की गई है, स्टिल एक्टिव है। उसके बाद द NSAP इज लॉन्च्ड विद द एम, क्या है इसका एम, सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है टू डेस्टिट्यूट्स। डेस्टिट्यूट्स का मतलब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया है। देखो, डेस्टिट्यूट्स का मतलब होता है वो लोग जिनके पास या तो बहुत ही थोड़ा पैसा है, या उनके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं है, या उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। ऑल्सो अपनी जो एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो हम बोलते हैं ना, जिंदगी जीने का जो एक मिनिमम लेवल है, उसको भी वो अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दैट इज अ डेस्टिट्यूट। पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसको चेक कर लो ध्यान से। डेस्टिट्यूट की डेफिनेशन है एज एनी पर्सन हु हैज लिटिल और नो रेगुलर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस फ्रॉम हिज ओन सोर्स ऑफ इनकम और थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स और अदर सोर्सेज। तो उसके पास बेसिकली अपनी जीवन को जीने का कोई भी सोर्स नहीं है, ना ही वो खुद से है, ना ही फैमिली सपोर्ट से है, या कोई और सोर्स भी उसके पास नहीं है। ठीक है, दिस इज आवर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। आगे इसमें कंपोनेंट्स चेक करो, यहाँ पे इनफैक्ट 5 कंपोनेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं। नंबर 1 उसने यहाँ पे बोला है, या ध्यान से चेक करो, जैसे मैंने आपसे बताया कि उसने क्या कवर किए हैं पॉइंट्स, उसने कवर किए हैं पॉइंट्स की जिसमें वो ओल्ड एज को भी कवर करेगा, विडो को भी कवर करेगा, ऑल्सो अगर कोई डिसेबिलिटी वाला पॉइंट है वो भी कवर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले हमारे पास है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ओल्ड एज के लिए है, मैंने यहाँ पे देखो बहुत ही क्रक्स में मेंशन किया है ताकि आपको सिर्फ पॉइंट समझ में आए कि इसमें क्या कवर्ड है। सबसे पहले हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। बेनिफिशियरीज की एज कितनी होनी चाहिए है, 60 to 79 के बीच बीच में ही होनी चाहिए है। मंथली पेंशन जो है इनको टोटल अगर मैं बात करूं तो 300 मिलती है। देखो कहने के लिए बहुत ही मिनिमल सी है, लेकिन अगर किसी के पास 0 है, उसको 300 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 0 में खुश रहेगा कि 300 में रहेगा। तो इस चीज के हिसाब से हमें इन स्कीम्स के बारे में सोचना चाहिए है। ठीक है,
300 रुपए जो है यहाँ पे वो देते हैं, जिसमें से 200 रुपए सेंटर की तरफ से होते हैं, 100 रुपए जो है स्टेट की तरफ से होते हैं। और अगर आपकी एज जो है 80 ईयर्स से अबव है तो इन दैट केस आपका जो मंथली पेंशन रहेगा दैट विल बी 500 रुपीज। इसीलिए मैंने बहुत ही क्रक्स में लिखा है, क्योंकि आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए है, बाकी और गुड टू गो। मेन आपको यहाँ पे जो मेन हेडिंग है दैट इज नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम। आपसे हो सकता है कि इंडिविजुअली भी चीज पूछ ले, इसलिए सिर्फ क्रक्स फॉर्म में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप थोड़ा रिलेट करके ध्यान भी रहेगा। नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। तो ये सेकंड स्कीम है हमारी, विडोज के लिए है ये, ठीक है, 2009 की बनी हुई है। बेनिफिशियरीज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 40 से 79 ईयर्स की, ठीक है, प्रोवाइडेड वो बीपीएल में हो, बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती हैं उन्हीं को ये पैसे दिए जाते हैं। मंथली पेंशन जो यहाँ पे 300 रुपए है, दिस इज द रिवाइज्ड रेट, अर्लियर इट वाज 200 रुपीज, जो अब रिवाइज करके कर दिया गया है 300 रुपए, ठीक है। हमारी सेकंड स्कीम थी, दैट वाज इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। आगे देखो, थर्ड स्कीम उसने मेंशन की है, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। डिसेबिलिटी वाली है ये, पीडब्ल्यूडी वाली बेसिकली। एलिजिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे अबव है, ऑल्सो प्रोवाइडेड जिसकी डिसेबिलिटी जो है 80% से ज्यादा है एंड वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। तो 3 फैक्टर्स हैं, 18 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए है, नंबर 2 डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा होनी चाहिए है, 80% या से ज्यादा होनी चाहिए है, तीसरी चीज वो बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। उसके अलावा इसमें आपको दिए जाते हैं 300 रुपए मंथली पेंशन, या अगर आपकी एज 80 अबव है तो आपको 500 रुपए मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो, फोर्थ स्कीम क्या कह रही है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। फैमिली बेनिफिट स्कीम है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये कब दिया जाता है, अगर जो ब्रेड विनर है या ब्रेड अर्नर है फैमिली का, उसकी डेथ हो जाए एंड आपकी एज जो है, जिसकी एज जो थी बेसिकली 18 से 64 के बीच में थी, या आपकी एज जो है 18 से 64 के बीच में फॉल करती है, तो ये नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम दिया जाता है। अमाउंट क्या है, इसमें आपको एक लमसम असिस्टेंस दिया जाता है 20,000 रुपए का। कोई लाइफ लॉन्ग वाली बात नहीं है, ना 300 ना 500, आपको एक लमसम अमाउंट 20,000 रुपए का दिया जाता है। लास्टली आपके पास है अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे पहली चीज ये कवर करता है ओल्ड एज पेंशन वाले, जो ओल्ड एज जो वर्कर्स हैं या ओल्ड एज लोग जो हैं उनको दी जाती है, पहली चीज। दूसरी, अब आपको कंफ्यूजन होगी कि या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे वो क्या करता है, वो लोग जो ओल्ड एज पेंशन में कवर होने से रह गए हैं या किसी भी वजह से कोई क्राइटेरिया में वो रह गए हैं, उनको अन्नपूर्णा स्कीम में जो है कवर किया जाता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस हिसाब से है कि गिवन टू दोज सीनियर सिटीजन हु रिमेन्ड अनकवर्ड अंडर द ओल्ड एज पेंशन स्कीम, उनको दिया क्या जाता है, 10 किलो का फ्री राइस जो है दिया जाता है मंथली टू ईच बेनिफिशियरी, ठीक है। तो जितने भी उसके यूजर्स होंगे, जितने भी उसके बेनिफिशियरी होंगे, उनको फ्री मंथली बेसिस पे 10 किलो कट्टा जो होता है चावल का वो दिया जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि अगर आप ओल्ड एज पेंशन स्कीम में हो, उनको कवर अन्नपूर्णा में नहीं किया जाएगा। अन्नपूर्णा में उन्हीं को कवर किया जाएगा जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम में कवर नहीं हो पाए थे, ठीक है। 5 स्कीम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट स्कीम देखो, अब देखो यहाँ पे जनानी भी हो सकता है, जननी भी हो सकता है, इसको ध्यान से देख लेना। वैसे मैंने जननी की तरह से इसको देखा है, जननी सुरक्षा योजना, नाम से पता चल गया है, आइडिया लग गया है किसके लिए है। जननी कौन होती है, मदर्स, ठीक है। तो बेसिकली नाम से आइडिया लग गया है, उन्हीं के लिए ही स्कीम बनाई गई है। तो जननी सुरक्षा योजना जो है JSY एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है, जिसको बेसिकली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM ने इम्प्लीमेंट किया था। बेसिक रीजन क्या है इसका, ताकि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली कि जो मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी है इनको रिड्यूस किया जा सके। बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कि मैटरनिटी के दौरान, बेसिकली आपकी डिलीवरी के दौरान जो है आपकी मृत्यु हो जाना या आपके नियोनेटल मतलब आपके नवजात की मृत्यु हो जाना, इस रेट को रिड्यूस करने के लिए काम करते हैं। एंड ये कैसे करते हैं, बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि आपकी डिलीवरी जो है, रादर वो पहले क्या होती थी, वो दाइयां होती थी, वो इस तरीके से नहीं। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि आपकी प्रॉपर जो है हॉस्पिटल में ही डिलीवरी की जाए। ये जो है थॉट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर जननी सुरक्षा योजना का, ठीक है। द योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 12 April 2005 and is being implemented in all states and territories with a special focus on a low performing states, ठीक है। उसके बाद देखो
JSY बेसिकली जननी सुरक्षा योजना इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट इंटीग्रेट्स कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। ठीक है, आपको कैश असिस्टेंस देता है आपकी डिलीवरी के दौरान भी और आपकी पोस्ट डिलीवरी के दौरान भी। ठीक है, नेक्स्ट देख, द स्कीम फोकसेस ऑन द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन विद स्पेशल डिस्पेंशन फॉर स्टेट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने स्टेट्स के लिए बाइफरकेट किया है, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेट्स मेंशन किए हैं जहाँ पे जो लो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी रेट्स है, मतलब जहाँ पे वो घर में ही डिलीवरी करवा देते हैं, वो वाले प्रॉब्लम रहती है। नेमली जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्होंने कुछ लिस्ट बनाई है जिसको इन्होंने लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में एड ऑन किया हुआ है। एंड ऑल्सो दूसरी चीज इन्होंने इसमें क्या की हुई है, लो हो गया है, इसमें जो थोड़ा असिस्टेंस है इनकी तरफ से ज्यादा रहता है, थोड़ा इनकी तरफ से सपोर्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, While these states have been named as the low performing states and the जितने भी बची रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, HPS। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाई हुई है, इस पर रेट चलता नहीं है, मैं बार बार वही ले लेती हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड द बुनकर बीमा योजना इन दिसंबर 2003 which was later on revised and has been implemented with the revised title that is महात्मा गांधी बुनकर योजना। पहले क्या थी, सिर्फ बुनकर बीमा योजना थी, लेटर ऑन इसको रिवाइज कर दिया गया, इसका टाइटल कर दिया गया है महात्मा गांधी बुनकर योजना। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये भी चीजें ध्यान इंपॉर्टेंट होती है कि इनका नाम इन्होंने चेंज कर दिया एंड सो ऑन, ये भी एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। उसके बाद देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, इज टू प्रोवाइड एनहांस्ड इंश्योरेंस कवर। देखो उसने पहले बता दिया है कि बीमा योजना था, अब भी बीमा योजना नाम एडेड ही है, तो आपको पता चल गया कि इंश्योरेंस कवर ही है ये। बुनकर से समझ गए हो, जो वीवर्स होते हैं, हैंडलूम वीवर्स जो होते हैं, उनके लिए इसको बनाया गया है। अगर किसी भी तरीके से उनकी नेचुरल एज वेल एज अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ है या फिर उनके पास कोई उनमें किसी भी तरीके का टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा जी वीवर्स के लिए है, हैंडलूम वीवर्स के लिए है, लेकिन उसका वो वीवर भी है लेकिन साथ में कुछ और भी कर रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर फुलफिल करो। तो उसने यहाँ पर पॉइंट क्या मेंशन किया है, द वीवर शुड बी अर्निंग एट लीस्ट 50% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द हैंडलूम वीविंग। मैंने आपसे कहा कि अगर आप बुनकर योजना में आना चाहते हो तो आपने जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसका 50% जो है आपका इसी बेसिकली आपके बुनकर के काम से ही आना चाहिए, इस वीविंग के काम से ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल वीवर्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो जिनकी एज 18 से 59 के बीच में है, इस स्कीम के अंडर वो कवर होते हैं। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो सारे कम्युनिटी वीवर्स को दी जाती है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, जो आपका LIC है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है इसको एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कॉन्ट्रीब्यूशन की तो किस तरीके से है, गवर्नमेंट जो है इसमें 290 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करती है, वीवर भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है 80 रुपए का, एंड आपके LIC की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है 100 रुपीज की। ठीक है, तो ये इन्होंने इसका कंट्रीब्यूशन का स्केल बताया है, मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अगर मैं इसके टोटल प्रीमियम की बात करूं दैट इज 470 रुपीज। अगेन अब ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक न्यू स्कीम है दैट इज नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन एंड ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। तो बेसिकली अब जो है ये स्कीम फिशरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। तो फिशरमैन कौन है, जो मेराइन या इनलैंड सेक्टर में है एंड उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए है। लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी तरीके से उनका वेलफेयर चाहती हूँ, कोई भी लैंड है, तो इसके जो भी काम होगा वो यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स देखती है। However, when it comes to allotment of the houses to beneficiaries, the state must follow the below. अगर आपको कोई भी हाउस अलॉट किया जा रहा है तो इन दैट केस स्टेट को कुछ रूल्स या कोई पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस होते हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स है वो क्या मेंशन कर रहा है, पहली चीज कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये मेक श्योर करे जो बेनिफिशियरी है जिसको आप हाउस अलॉट करने जा रहे हो वो एक एक्टिव फिशरमैन हो। ये नहीं कि टाइम पास के लिए कर रहा है या थोड़ा बहुत कर रहा है, जैसे हमने बात की अभी बुनकर वाले में कि 50% उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है उसी से आनी चाहिए।
तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है कि जो बेनिफिशियरी की मैं बात कर रही हूँ वो एक एक्टिव फिशरमैन होना चाहिए है। फिशरमैन विदाउट लैंड एंड हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन शुड बी गिवन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो फिशरमैन जब मैं चूज आउट कर रही हूँ तो मैं पहले उनको चूज करूं जिनके पास लैंड नहीं है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको मुझे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, बेसिकली उनको प्राथमिकता पहले देनी चाहिए है। उसके बाद अंडर द स्कीम अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज कैन बी गिवन टू फिशरमैन हु ओन लैंड और कच्चा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप जिनके पास लैंड और वो कच्चा जिसको हम बोलते हैं वो है आप उनको नहीं दोगे, ऐसा नहीं है, अलॉटमेंट उनको भी की जाती है। Subject to the type of amenity that is being provided, the state and central government share the cost of providing these amenities. अब यहाँ पर थोड़ा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना एमिनिटीज की, या बेसिकली जो भी हम लोग उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो स्टेट और वो अपने आपस में देख लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं स्टेट और सेंटर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक फैक्टर एड ऑन किया हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है कि जो भी पैसा होता है वो स्टेट और सेंट्रल जो है आपस में शेयर कर लेती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तो 75% जो है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज होती हैं वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लिए बात कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपकी कौन सी हो गई? आपका अगर मैं इधर की तरफ जाती हूँ, आपका असम, मेघालय, मिजोरम, ये वाला साइड जो है ये सारा आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है। ठीक है, तो इनमें इनके लिए थोड़ा केस अलग बन जाता है, तो 75% जो है इसकी एमिनिटीज वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आउट करेगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात की है उसने यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली बात, फुल टाइम फिशिंग में वो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होना चाहिए है। इंडिविजुअल्स हु आर मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फेडरेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, ये भी उसका एक क्राइटेरिया है। इंडिविजुअल जिसकी एज जो है 60 साल से कम है। इंडिविजुअल जो रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। सिर्फ क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं ना। मैंने यहाँ पे बात की है वेलफेयर ऑफ फिशरमैन की, साथ में देखो एक और एडिशनल फैक्टर है दैट इज ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन में वो क्या बोलते हैं कि अंडर दिस स्कीम, नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन जो है इसका एक कॉम्पोनेंट होता है जो हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। स्टेट और सेंटर जो है मैंने आपको जैसे बताया कि 50-50% पे जो है खर्चे को एक बियर करते हैं, एक्सपेंडिचर को बियर करते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो वहां पे जो रेशो रहता है दैट इज 75:25। तो बेसिकली सेंटर जो है 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड स्टेट 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, द इंटायर कॉस्ट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो ये एक और एडिशनल फैक्टर हो गया कि नॉर्मल बात करूं तो 50-50 दैट इज सेंटर एंड स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो 75:25, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो इन दैट केस पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है, इंटायर कंट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेयर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, न्यू योजना की बात करेंगे, न्यू स्कीम की बात करेंगे, दैट इज आम आदमी बीमा योजना। अगर आपको याद हो तो ये भी जब लॉन्च की गई थी तो बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी। दी आम आदमी बीमा योजना जो है वो क्या बोल रहा है, कवर करता है नेचुरल डेथ को, एक्सीडेंटल डेथ को, जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए एंड चाहे पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, सब चीज को कवर करता है ये। पहली बात तो बीमा योजना तो डेफिनेटली इंश्योरेंस की ही बात करेंगे यहाँ पे। द स्कीम प्रोवाइड्स कवरेज टू इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज एंड इंडिविजुअल्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इसमें कवर किसको कर रहे हैं? देखो पहली बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात है, यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन में ही मेनली ये स्कीम्स को लगाया होता है, तो इसमें वही लोगों को, इंडिविजुअल्स को कवर करेंगे जो रूरल एरिया में रह रहे हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। आम आदमी बीमा योजना जो है प्रोवाइड करती है सोशल सिक्योरिटी किसको? पुअर हाउस होल्ड्स को दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड फाइनेंशियली, जो बेसिकली अगर मैं बोलूं आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट देखो, अंडर दिस स्कीम जो डिसेबिलिटी है, एक्सीडेंटल डेथ है, नेचुरल डेथ है, वो इसमें इंडिविजुअल्स को कवर करते हैं हु फॉल अंडर सर्टेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, जो पर्टिकुलर ग्रुप्स में फॉल करते हैं। बेनिफिट्स जो है किन किन को दी जाती है, किस तरीके से कवरेज की जाती है? एक्सीडेंटल डेथ कवरेज की जाती है, इसमें डिसेबिलिटी कवरेज की जाती है, नेचुरल कॉजेज की वजह से डेथ हो जाए तो भी कवर किया जाता है, कोई स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। फीचर्स की अगर बात करें इस आम आदमी बीमा योजना की तो वो क्या क्या है? तो इसमें फास्ट असिस्टेंस है, ये नहीं कि आपको जरूरत आज है, आपको जी सालों साल पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फास्ट असिस्टेंस है। सिंपल क्लेम प्रोसेस है। देखो जब मैं बात कर रही हूँ बिलो पॉवर्टी लाइन की या मैं बात कर रही हूँ रूरल एरियाज की,
तो वो लोग थोड़े इलिटरेट भी होते हैं, एजुकेशन लेवल से थोड़ा पीछे होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि पहली बात उनके असिस्टेंस जो है थोड़ा जल्दी रहे, क्लेम प्रोसेस जो है उनका जितना सिंपल हो सके उतना हो, एनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो भी बहुत इजी है, एंड इसमें स्पॉन्सर्ड प्रीमियम्स भी हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं नहीं मतलब अगर कोई भी इंसान जो है इसमें अप्लाई करता है इस आम आदमी बीमा योजना के लिए, तो एप्लीकेंट्स जो है उनकी एज 18 से 59 के बीच में होनी चाहिए है। उसके बाद द एप्लीकेंट आइडियली शुड बी द हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना कि वो हेड ऑफ द फैमिली होना चाहिए है, और वन ऑफ द अर्निंग मेंबर जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, या मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन हो अंडर आइडेंटिफाइड वोकेशनल ग्रुप रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड। क्या पॉइंट कह रहा है कि पहली चीज तो जो एप्लीकेंट हो या तो वो हेड ऑफ द फैमिली हो या अर्निंग मेंबर हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो एंड आप स्कीम को बेनिफिट ले रहे हो, वैसा नहीं है। या तो आप अर्निंग हेड हो या बेसिकली जिसको बोलते हैं ब्रेड विनर हो, या दूसरी चीज आप अर्निंग मेंबर हो बिलो पॉवर्टी लाइन के, या फिर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन। मार्जिनल का मतलब होता है एक कदम थोड़ा ऊपर। पॉवर्टी अगर आप ये पॉवर्टी लाइन है इससे नीचे हो तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। इससे अगर इतना सा आप ऊपर हो, मार्जिनली ऊपर हो, तो इससे कोई फर्क ज्यादा गैप से पड़ नहीं रहा है, तो उसमें भी दैट केस आप इसमें कवर करते हो अगर आप कोई भी वोकेशनल ग्रुप या रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड में आइडेंटिफाइड किए जाते हो। ठीक है, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है। आपका जो मेन बेसिक रहता है आधार कार्ड एंड ये सब थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन, ये जो चीजें होती हैं ये आपको करनी ही पड़ती हैं। ओनली वन मेंबर इन द फैमिली विल बी एलिजिबल। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी अर्निंग मेंबर हो 2-3 हो घर पे आप सबको हो जाएगा या आप सबको कवर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक फैमिली मेंबर में अगर 2-3 अर्नर भी हैं तो भी सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर के लिए ये योजना एलिजिबल मानी जाएगी। उसके अलावा अगर मैं प्रीमियम्स की बात करूं तो प्रीमियम्स के लिए उसने क्या बोला है, द प्रीमियम दैट हैज टू बी पेड बाय द मेंबर इज इनिशियली चार्ज्ड एट ₹200 पर एनम फॉर ईच मेंबर फॉर अ बेसिक कवर ऑफ 30,000 रुपीज। तो बेसिकली क्या है कि 200 रुपए जो है यहाँ पे किए जाते हैं, तो कवर और उसका पूरा कवर क्या रहता है, बेसिक कवर क्या रहता है 30,000 रुपए का, और आपसे कवर ये कितने जाते हैं 200 रुपए। नेक्स्ट देखो, हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज सब्सिडाइज्ड फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी फंड। जो इसका आधा हिस्सा जो है वो हमारा सोशल सिक्योरिटी फंड से दिया जाता है। 200 रुपए, देखो बेसिक कवर क्या है 30,000 रुपए का, लेकिन उसका आधा अमाउंट जो है वो आप सोशल सिक्योरिटी फंड से सब्सिडाइज या उसमें से दिया जाता है। इन केस ऑफ रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड RLH, जो हमने अभी केस देखा था, रिमेनिंग 50% ऑफ प्रीमियम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी बोन अप करती है या बेसिकली उसको वहन करती है। और अगर आप ऑक्यूपेशनल ग्रुप में हो तो जो आपका रिमेनिंग 50% प्रीमियम जो है वो कौन पे आउट करता है, कोई नोडल एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट या मेंबर और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इन्होंने केसेस क्लासिफाई किए हुए हैं कि अगर आप इस केस में आते हो तो ऐसा होगा। सिंपल सी चीज है कि 30,000 रुपए आपका बेसिक कवर है जिसका आधा जो है आपका सोशल सिक्योरिटी फंड से दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड से आ रहे हो तो आपका जो 50% प्रीमियम है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी बॉन करेगा या वहन करेगा। अगर आप किसी ऑक्यूपेशनल ग्रुप से आ रहे हो तो आपका जो है नोडल एजेंसी होगी, आपका स्टेट गवर्नमेंट या मेंबर है या यूनियन टेरिटरी जो है एज द केस में भी वो आपके इस पर्टिकुलर पैसे को या जितने भी आपके फंड बनती है उसको वहन करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हमने देख लो आप अराउंड 7 to 8 तो आई थिंक हमने कवर कर ही ली है आज भी स्कीम्स। नेक्स्ट भी हम लोग इतनी 7 to 8 करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में भी 7 to 8 देख लेंगे। तो आपके अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको वही बोला 20 से 25 कवर हो जाएंगी स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि जब सारी स्कीम्स हम एक बार पाइलअप हो जाएगी ना तो सब बहुत रेपिटेटिव लगेंगी, क्योंकि मोस्टली बीमा योजना मतलब इंश्योरेंस वाले फैक्टर से हो गया, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गई, तो बहुत रेपिटेशन रहेगी, पॉइंट्स बहुत ही सिमिलर से लगेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप साथ के साथ ही इसको प्रिपेयर करके रखें। पार्ट 1 यहीं पे वाइंड अप करेंगे।